हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने पहले थंबनेल में देख ही लिया होगा, जिसमें मैं क्रम वाइज से 3 टॉपिक डालूंगा। जिसमें पहला टॉपिक होगा अपना चिंतन, दूसरा होगा अपना कल्पना और तीसरा होगा तर्क। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर चिंतन की। चिंतन के बारे में बात करेंगे हम आज। चिंतन का अर्थ, चिंतन की विशेषता, चिंतन के प्रकार और चिंतन का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें कि चिंतन का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ से शुरुआत करते हैं इसकी, चिंतन होता क्या है। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है और यह मानसिक क्रिया हमारे प्रतिमा, प्रतिज्ञप्ति, प्रतीक आदि के माध्यम से संपन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसी में एक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है किनकी? रॉस की। किनकी? रॉस की। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जेस रॉस। जेस रॉस की डेफिनेशन है। जेस रॉस ने कहा है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। क्या कहा है? कि मानसिक प्रक्रिया का क्या है? ज्ञानात्मक पहलू। ठीक है। क्या कहा है इन्होंने? जेस रॉस ने कि चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये इसमें से है, तो एक डेफिनेशन ही है, लेकिन इसमें से अब तक तीन बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से अब तक कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस छोटी सी डेफिनेशन में से। इसमें बताया गया है कि चिंतन क्या है। इसमें पूछा भी गया है, ये परिभाषा पूछी गई इसमें कि ये परिभाषा किसकी है। एक परिभाषा दे दी क्वेश्चन में, उसमें पूछा है कि परिभाषा किसकी है। तो उसमें एक तो जेस रॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और एक पूछा गया है इसमें चिंतन के ऊपर कि चिंतन क्या है। तो चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया। क्या है? मानसिक क्रिया। और मानसिक क्रिया का क्या है, कौन सा पहलू है, ये भी पूछा गया है इसमें कि चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू। ठीक है। अगली जो परिभाषा है अपनी, कोगन व हेमन। कोगन व हेमन की। किसकी है? कोगन व हेमन की। इन्होंने क्या कहा है कि प्रतीकों, संप्रत्यों, प्रतिमा व नियमों का जो मानसिक जोड़ तोड़ होता है वही क्या होता है? चिंतन होता है। क्या कहा है इन्होंने? कि जो हमारे प्रतीक होते हैं, संप्रत्यय होते हैं, कॉन्सेप्ट, और प्रतिमा होती हैं, वो नियमों का जो मानसिक जोड़ तोड़ होता है वही क्या है? वही तो हमारा चिंतन है। तो क्या कहा इन्होंने? प्रतीकों, संप्रत्यों, प्रतिमा व नियमों का क्या? मानसिक जोड़ तोड़। ठीक है। तो कोगन और हेमी ने क्या कहा है कि जो प्रतीकों, संप्रत्यों और प्रतिमा नियमों का क्या मानसिक जोड़ तोड़ क्या होता है? अपना चिंतन होता है। ठीक है ना। ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक और हैं, ब्रूनो। कौन? ब्रूनो। ब्रूनो ने भी एक परिभाषा दी है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व अनुभवों, वास्तविकता व भविष्य की ओर संकेत करने वाली प्रतिमा, प्रत्ययों और प्रतीकों का क्या है? योग है। ऐसे एक मनोवैज्ञानिक और है, वैलेंटाइन। कौन? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने भी ऐसे एक परिभाषा दी है कि चिंतन में श्रृंखलाबद्ध विचार एक अविराम गति से प्रभावित होते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि अविराम गति से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ऐसे विचार होते हैं जो अविराम गति से प्रभावित होते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से। ठीक है। तो ये सामान्य अर्थ की बात हो गई अपनी। अब हम आगे की बात करते हैं इसमें। इसी प्रकार चिंतन के 2 सिद्धांत दिए हुए हैं। चिंतन के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? ठीक है। तो चिंतन के कितने सिद्धांत हैं? 2 सिद्धांत। 2 सिद्धांत कौन कौन से? चिंतन के 2 सिद्धांत। पहला है अपना केंद्रीय सिद्धांत। कौन सा? केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है। और अगला कौन सा है? अपना परिधीय सिद्धांत। कौन सा? परिधीय सिद्धांत। ठीक है। 2 सिद्धांत हो गए। पहला तो होगा केंद्रीय सिद्धांत और दूसरा हो गया परिधीय सिद्धांत।
ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है, शायद सी टेट में आया हुआ प्रश्न नहीं है। तो उसमें पूछा गया था कि चिंतन के कितने सिद्धांत हैं। ऐसे कुछ लैंग्वेज थोड़ी अलग थी उसकी, लेकिन उसमें पूछा गया था ये चिंतन के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया था उसमें। तो बात करते हैं हम केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है। केंद्रीय सिद्धांत, इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। किससे होता है इसका संबंध? मस्तिष्क से। इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। किससे होता है? मस्तिष्क से। और जो केंद्र मानता है वो मस्तिष्क को ही केंद्र मानता है। केंद्र किसको मानता है? मस्तिष्क को केंद्र मानता है। और इस सिद्धांत में जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं हमारी, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनका कोई स्थान नहीं होता। क्या नहीं होता? जो शारीरिक क्रिया होती हैं उनका कोई स्थान नहीं होता। कौन से सिद्धांत में? केंद्रीय सिद्धांत में। ठीक है, केंद्रीय सिद्धांत में शारीरिक क्रियाओं का कोई स्थान नहीं होता। और जो इसको केंद्र माना जाता है वो मस्तिष्क को केंद्र माना जाता है इस सिद्धांत में। अगला है इसमें हमारा परिधेय सिद्धांत। अब परिधेय सिद्धांत में क्या है कि ये वैसे तो वाटसन है, अपने मनोवैज्ञानिक वाटसन की विचारधारा पर आधारित है। किसकी विचारधारा पर आधारित है? वाटसन की पर। वाटसन की विचारधारा पर आधारित है यही सिद्धांत। ठीक है, और ये क्या है, इसमें शारीरिक गति को स्थान मानता है। शारीरिक गति को स्थान दिया है इसने। और वाटसन ने इस चिंतन जो इस चिंतन का परिधि सिद्धांत है, इस सिद्धांत को इसने उपवाचिक बातचीत क्या कहा इसको? उपवाचिक बातचीत। क्या कहा है? उपवाचिक बातचीत कहा है इसने। ठीक है ना, इस सिद्धांत को वाटसन ने क्या कहा है? उपवाचिक बातचीत। और इसमें शारीरिक गति को स्थान दिया गया है। शारीरिक गति में जैसे नेत्रों की गति, ठीक है, नेत्रों की गति और हमारे शरीर की गति। ठीक है, तो इनको स्थान दिया गया है इस सिद्धांत में, परिधि सिद्धांत में। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो इसकी चिंतन की विशेषता की बात करते हैं हम आगे हम। ठीक है, चिंतन की विशेषताएं। अब चिंतन की क्या क्या विशेषताएं वो हम स्टार्टिंग से चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर पर रखेंगे हम चिंतन क्या है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। क्या है? मानसिक क्रिया। चिंतन एक मानसिक क्रिया होती है। ठीक है ना। अगला नंबर पे रखेंगे हम इसको कि चिंतन होता है जिसका प्रारंभ किससे होता है। इसका प्रारंभ जो होता है वो समस्या से होता है। किससे होता है? समस्या से। और कहाँ तक चलता है? समस्या समाधान तक। कहाँ तक चलता है? समस्या समाधान तक। और ये किसने कहा था? ये किसकी अवधारणा है? ये है अपने सिल्वरमैन की। किसकी? सिल्वरमैन की अवधारणा है ये। किसने कहा था कि चिंतन समस्या से प्रारंभ होता है और समस्या तक चलता है? किसने कहा था? सिल्वरमैन ने। सिल्वरमैन की अवधारणा है। और हमें भी पता है अच्छी तरह से कि समस्या से प्रारंभ होने वाली चीज़ समस्या समाधान तक चलती है। अगला जो हमारा अगली विशेषता है इसकी 3 नंबर। 3 नंबर पे हमारी अगली विशेषता है कि चिंतन जो क्या है, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक पहलू भी बोल सकते हैं इसे, या संज्ञानात्मक पहलू भी बोल सकते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या इसे ज्ञानात्मक प्रक्रिया बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये शायद सी टेट का ही है। ये भी सी टेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि चिंतन है, चिंतन कौन सी प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसे संज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं अपन और ज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं। अगला है अपना नंबर 4 पे, ये गत अनुभूति पर आधारित होता है। किस पर? हाँ, गत अनुभूति। ठीक है, एनसीईआरटी का बिंदु है। एनसीईआरटी का बिंदु है, गत अनुभूति पर आधारित होता है चिंतन। किस पर होता है? गत अनुभूति पर आधारित होता है। मतलब गत अनुभूतियाँ इसमें शामिल होती हैं चिंतन में। होती है ना, जैसे कि किसी वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी वस्तु को हमने देखा तो उसके बारे में सोचेंगे, तो वो जो पुरानी अनुभूतियाँ हैं वही तो शामिल हैं इसमें।
अगले नंबर पे आता है अपना 5 नंबर पे, चिंतन में क्या है, विश्लेषण। क्या क्या शामिल है, विश्लेषण और संश्लेषण, दोनों चीजें शामिल होती, ठीक है। विश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण। एक तो विश्लेषण और एक संश्लेषण। जैसे विश्लेषण में होता है कि इसको अलग अलग करके, भिन्न भिन्न करके, मतलब बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे कि विभाजन कर दिया इसका, विभाजन करना, इसमें विश्लेषण में आता है विभाजन करना। क्या आता है, विभाजन करना, विभाजन। और इसमें क्या होता है, वापस जोड़ना, इसको वापस। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। मतलब चिंतन में क्या होता है कि विश्लेषण मतलब विभाजन किया, विभाजन करना भी शामिल होता है, और संश्लेषण मतलब जोड़ना, वापस इसको संगठित करना शामिल होता है, ठीक है ना। अगला नंबर 6 नंबर पे है अपना जो उद्दीपन होता है और अनुक्रिया, इन दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करने का क्या करता है, संबंध स्थापित करता है ये इन दोनों के बीच में। मतलब क्या होता है, समस्या और समाधान। क्या, ये तो हो गई समस्या, कौन, उद्दीपन, और अनुक्रिया क्या हो गई, समाधान। जो समस्या और समाधान है उन दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापन, संबंध को स्थापित करने का कार्य कौन करता है, चिंतन करता है, ठीक है। अगले 7 नंबर पे है अपना जो चिंतन है। चिंतन एक हमारी आंतरिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक है। कौन सी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया। और कौन सी प्रक्रिया है, एक ये अप्रकट, कौन सी, अप्रकट प्रक्रिया है। मतलब जो चिंतन है, हम प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्षीकरण है, उसके बिना, उसके बिना भी हो सकता है, प्रत्यक्षीकरण के बिना भी चिंतन, प्रत्यक्षीकरण के बिना भी किया जा सकता है। जैसे कि हमने किसी हमारे जीवन में हमने किसी बकरी को नहीं देखा मान लो, तो बकरी को नहीं देखा लेकिन उसकी आवाज़ तो सुनी हमने, तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी उसके प्रति चलेंगे कि उस वस्तु जो हमने आवाज़ सुनी उसके प्रति विचार उठेंगे हमारे मस्तिष्क में। हम सोचेंगे कि हमने यह आवाज़ किसकी है, क्या होगी ये चीज़ क्या होगी। तो एक मानसिक प्रक्रिया तो चलती रहेगी हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो क्या होगा, चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, अप्रकट प्रक्रिया है, और इसमें प्रत्यक्षीकरण के बिना भी इसे किया जा सकता है, ठीक है। किसके बिना, प्रत्यक्षीकरण के बिना भी से, प्रत्यक्षीकरण के बिना भी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो चिंतन है प्रत्यक्षीकरण के बिना भी हो सकता है। इसमें आगे हमारा एक इम्पोर्टेंट है, इसके साधन। साधनों की बात करें हम, तो चिंतन के कौन कौन से साधन, कौन कौन से। तो पहला साधन है अपना प्रतिमा। क्या है, प्रतिमा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, प्रतिमा, प्रतीक, ठीक है, और संप्रत्यय, संप्रत्यय, ठीक है, और प्रतिज्ञप्ति, प्रतिज्ञप्ति, और इसके अलावा भाषा, भाषा। देखो भाषा एक ऐसा ऐसा टॉपिक है इसमें, जिसे, जिसके ये दोनों का चिंतन, चिंतन का, देखो इसमें चिंतन और भाषा में दोनों में पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। कौन सा, पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाषा के चिंतन के बिना, बिना चिंतन के, बिना भाषा के चिंतन हो सके, हो सकता है। बिना भाषा के भी क्या हो सकता है, चिंतन हो सकता है। चिंतन में भाषा की आवश्यकता अनिवार्य तो नहीं है ये कि अनिवार्य हो कि हाँ भाई कि चिंतन में भाषा की आवश्यकता ही होती हो। बिना बिना भाषा के चिंतन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई भाषा, चिंतन में भाषा सहायक तो होती है, ये तो है, माना हमने कि चिंतन के लिए भाषा अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन सहायक तो है इसमें, लेकिन अनिवार्य नहीं है ये भाई हाँ अनिवार्य हो कि भाषा होगी तभी चिंतन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि चिंतन बिना भाषा की भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना बस आप तो, कि नोट लगा के लिख लो आप इसको, नोट लगा के लो कि बिना भाषा के चिंतन किया जा सकता है, ठीक है।
कि बिना भाषा के चिंतन किया जा सकता है। ठीक है ना, बिना भाषा के चिंतन किया जा सकता है, मतलब भाषा की अनिवार्यता नहीं है, मतलब भाषा अनिवार्य नहीं होती। आवश्यक नहीं कि भाषा अनिवार्य हो इसमें चिंतन में, बिना भाषा के भी चिंतन किया जाए। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया गया है। इसमें दे दिए थे सारे के सारे, इसमें से निम्न में से चिंतन में आवश्यक हैं, तो ये सब तो दे ही रखे थे, लेकिन इसमें भाषा भी दे रखा था, उसमें नहीं है, इसे पूछा था निम्न में से नहीं है आवश्यक, तो उसमें हम ऑप्शन माना था भाषा, कि भाषा नहीं है इसमें आवश्यक। तो अब आपको पता लगेगा क्यों आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा इसमें चिंतन के तत्व। ठीक है, चिंतन के तत्व, तो कौन कौन से तत्व होते हैं चिंतन के। तो हमारा पहला नंबर का है मानसिक प्रतिमा। कौन सा? मानसिक प्रतिमा। पहले चिंतन करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, मानसिक रूप से प्रतिमाएं बनेगी हमारी मानसिक रूप से। नंबर 2 पे है अपना तर्कणा। ठीक है। नंबर 3 पे आएगा हमारे निर्णयन। क्या आएगा? निर्णयन, और मतलब निर्णय मतलब डिसीजन मेकिंग। ठीक है। नंबर 4 पे आएगा समस्या समाधान। क्या आएगा? समस्या समाधान। अब समस्या समाधान भी इसमें 3 प्रकार से होता है, समस्या समाधान के 3 चरण होते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बता देता हूँ आपको। पहला नंबर का कौन सा है इसमें, मौलिक अवस्था। कौन सा? मौलिक अवस्था। नंबर 2 पर आएगा इसमें हमारे लक्ष्य अवस्था। कौन सी? लक्ष्य अवस्था। ऐसे ही हमारे नंबर 3 पर है, यही इसी में ही समस्या समाधान के चरण है जो नियम अवस्था। कौन सी? नियम अवस्था। ठीक है। तो पहला नंबर का कौन सा है, मानसिक प्रतिमा, तर्कणा, निर्णय, समस्या समाधान। अब समस्या समाधान के 3 चरण होते हैं इसमें, मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम अवस्था। तो मौलिक अवस्था क्या होती है, जहाँ पर समस्या का समाधान निहित हो। ठीक है। मौलिक अवस्था में समस्या समाधान में क्या है कि जहाँ पर समस्या का समाधान निहित हो। ठीक है। अपना जो लक्ष्य अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो समस्या है वो उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है। ठीक है। कहाँ से, मतलब समस्या का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ है। और अपनी जो नियम अवस्था है, नियम अवस्था में आएगा कि जिसका भाव समस्या के मतलब जो जो समस्याएं हैं हमारी, उसमें क्या है कि इस जो समस्या का समाधान कर रहे हैं हम, उस समस्या का समाधान करने के लिए हम जिन नियमों का प्रयोग कर रहे हैं वो इसमें आएंगे नियम अवस्था में। ठीक है। तो ये हो गए हमारे चिंतन के 4 तत्व। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार की। ठीक है। चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार होते हैं सामान्यतः। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जेक्वार्डो रुख, जेक्वार्डो जिक्वार्डो व रुख। इन्होंने चिंतन के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। अच्छा, कब बताएं? 1977 में। कब बताएं? 1977 में। तो इन्होंने पहला प्रकार कौन सा बताएं? पहला नंबर का प्रकार बताया इन्होंने स्वली चिंतन। कौन सा? स्वली चिंतन। और दूसरा नंबर का प्रकार कौन सा बताया? यथार्थवादी चिंतन। कौन सा? यथार्थवादी। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन अंग्रेजी में ऑटिस्टिक चिंतन। कौन सा? ऑटिस्टिक चिंतन। और इसको बोलते हैं अपन रियलिस्टिक चिंतन। कौन सा? रियलिस्टिक चिंतन। ठीक है। ऑटिस्टिक और रियलिस्टिक। अब जो यथार्थवादी चिंतन है उसके भी इसने 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला है अपना अभिसारी। नंबर 2 पे है अपसारी। नंबर 3 पर है अपना आलोचनात्मक। कौन सा है? आलोचनात्मक। ये किसके प्रकार हैं? यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? अभिसारी, अपसारी, आलोचनात्मक। ठीक है। ये जो अभिसारी चिंतन है अपना, इसको हम निगमनात्मक भी चिंतन भी बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं इसको, अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बोलते हैं। और जो अपसारी हैं
उसको आगमनात्मक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आगमनात्मक। इसको निगमनात्मक। ठीक है। इसको कन्वर्जेंट। ठीक है। और इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है। और जो अपना आलोचनात्मक चिंतन होता है, ये चिंतन क्या है? गुण दोष के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? गुण दोष के आधार पर। इसमें आता है गुण दोष। गुण दोष के आधार पर किया जाता है। चलो हम बात करते हैं स्वलिंग चिंतन की। तो स्वलिंग चिंतन क्या होता है? स्वलिंग चिंतन का देखा जाए तो हम कल्पना मान लो, डे ड्रीम बोल लो, एक तरह से ख्याली पुलाव मान लो, है ना। इस प्रकार के चिंतन का संबंध समस्या समाधान से कोई संबंध नहीं होता इसका। क्या नहीं होता? समस्या समाधान से संबंध नहीं होता। ठीक है। क्या नहीं होता? संबंध नहीं होता इसका। समस्या समाधान से कोई संबंध नहीं होता इस चिंतन का, स्वलिंग चिंतन का, है ना। और इसे कल्पना, जैसे कल्पना होती है, स्वप्न प्रधान होता है एक तरह से। तो कौन सा प्रधान? कल्पना प्रधान व स्वप्न प्रधान। ठीक है। ये तो कल्पना प्रधान होता है और स्वप्न प्रधान होता है, मतलब कल्पनाओं के आधार पर ही कल्पनाएं करता रहता है दिन भर, और इसका वास्तविकता से तो कोई संबंध होता ही नहीं। तो अगला क्या लिखेंगे अपन? वास्तविकता से संबंध नहीं होता। ठीक है। इसका संबंध स्वलिंग चिंतन होता है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है ना। तो इसमें स्वलिंग चिंतन की विशेषता लिखने में समस्या समाधान से संबंध नहीं होता है इसका, कल्पना प्रधान और स्वप्न प्रधान होता है ये। वास्तविकता से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। ठीक है ना। हम आगे बात करते हैं यथार्थवादी चिंतन की। तो यथार्थवादी चिंतन क्या होता है? इसके 3 प्रकार बताएं: अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो जो यथार्थवादी चिंतन है, तो इसका समाधान, इसका संबंध किससे होता है? समस्या समाधान से। किससे? समस्या समाधान से। ठीक है। और ये कल्पना और स्वप्न पर आधारित नहीं होता, ये मतलब वास्तविकता पर आधारित होता है। किस पर? वास्तविकता पर। इसका संबंध किससे होता है? वास्तविकता से होता है। ठीक है। और इसका संबंध वास्तविकता है। ठीक है। तो अब इसमें ही हमारे 3 प्रकार बताए गए हैं यथार्थवादी चिंतन के। ठीक है। रियलिस्टिक चिंतन होता है, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला कौन सा बताया गया? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसको निगमनात्मक चिंतन भी बोलते हैं। ठीक है। इसको कन्वर्जेंट चिंतन, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो दिए गए तथ्य होते हैं, क्या? जो दिए गए तथ्य होते हैं, जो तथ्य दिए गए होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही क्या करना? निष्कर्ष निकालना। क्या करना? निष्कर्ष निकालना। तो जो तथ्य दिए गए उन तथ्यों के आधार पर क्या करते हैं? हम निष्कर्ष निकालते हैं। और इस चिंतन में हम नया तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता हमें। क्या? नया कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो नया क्या? सोचना ही नहीं पड़ता है इसमें। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इसमें, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि एक बच्चा है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, एक और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 15 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू क्या होगी? तो आपने, मैंने तथ्य दिया आपको, मैंने आईक्यू पूछा आपसे बच्चे का, तो मैंने आपको एमए दिया। क्या दिया? एमए। और मैंने आपको सीए भी दिया। ठीक है। और आपको तो उसमें से आपको आंकड़े तो रखने हैं, उसको 12 15 लिख के गुणा करके 100 से उसकी आईक्यू निकाल दोगे आप। क्या निकाल दोगे? आईक्यू निकाल दोगे। तो आपने कुछ सोचा क्या इसमें? आपने तो कुछ नहीं सोचा इसमें। आपने तो जो मैंने तथ्य दिए आपको, उस तथ्य के आधार पर आपने सीधा का सीधा रख दिया, तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा। इसलिए कौन सा? अभिसारी चिंतन। जो मैंने आपको तथ्य दिए उन तथ्यों के आधार पर आपने क्या कर दिया? उसका निष्कर्ष निकाल दिया सीधा। ठीक है। तो ये हो गया अपना अभिसारी चिंतन। अगला है अपना अपसारी चिंतन। ठीक है। जो दिए गए तथ्य होते हैं, इसका थोड़ा आगे से है, इसका जो आपको तथ्य दिए गए इसमें, अब इसमें भी बात वही है कि जैसे जो दिए गए तथ्य होते हैं उन तथ्यों में अपनी ओर से, क्या? इसमें ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी ओर से नए तथ्यों को ऐड कर दो उसमें। ठीक है। नई नई सोच, नए विचार रखो उसमें, नए तथ्यों को जोड़ो। नए तथ्यों को जोड़ करके आप क्या करोगे? नए तथ्यों को जोड़ करके, नए ज्ञान को शामिल करके और सृजनात्मक रूप से नई वस्तु का निर्माण करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है। तो क्या है इसमें? जो दिए गए तथ्य होते हैं उन तथ्यों में नए तथ्यों को शामिल करना, अपनी ओर से तथ्यों को समाहित करना, है ना। ठीक है। और एक कौन सा चिंतन होता है? एक सृजनात्मक चिंतन होता है। कौन सा? सृजनात्मक। ठीक है। क्रिएटिविटी होती है इस चिंतन में।
अगला जो प्रकार बताया था आलोचनात्मक चिंतन, इसमें गुण और दोष, जो गुण हैं और अवगुण हैं उनके आधार पर चिंतन किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जैकवार्ड और रुक के अनुसार चिंतन के दो प्रकार देखे, शौली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। और यथार्थवादी चिंतन के हमने 2-3 प्रकार देखे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम चिंतन के सामान्य प्रकारों की बात करते हैं। तो चिंतन के सामान्य प्रकार कितने? सामान्य प्रकार, तो चिंतन के वैसे तो सामान्य रूप से तो 4 प्रकार माने गए हैं। कितने? सामान्य रूप से 4 प्रकार माने गए हैं। तो कौन कौन से वो? पहले नंबर का है प्रत्यक्ष चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन। ठीक है, नंबर 2 पर आता है इसको प्रत्यक्ष को मूर्ति बोल सकते हैं अपन। ठीक है, मूर्त चिंतन भी बोल सकते हैं। दूसरा है अपना प्रत्यय चिंतन। कौन सा? प्रत्यय। इसको अपन अमूर्त चिंतन भी बोल सकते हैं। कौन सा? अमूर्त चिंतन। ठीक है ना। अगला है अपना 3 नंबर पे काल्पनिक चिंतन। कौन सा? काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक चिंतन। और नंबर 4 पर है अपना तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन। ठीक है, तो इसकी बात करें हम स्टार्टिंग में पहले नंबर के चिंतन की, तो ये जो चिंतन है प्रत्यक्ष चिंतन या मूर्त चिंतन, ये सामान्यतः बाल्यावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। हमें पता है कि शेष अवस्था में कोई चिंतन नहीं पाया जाता, इसलिए चिंतन की जो शुरुआत होती है वो बाल्यावस्था से होती है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था में पाया जाता है प्रत्यक्ष चिंतन। इसमें क्या होता है कि ये जो छोटे बच्चों में पाया जाता है, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है हमारे पास, जो वस्तुएं हैं, क्या है? जो वस्तु हैं, वो वस्तु जो दिख रही है, उस वस्तु, जो अपने वस्तु, किसी कोई वस्तु देख रखी है और उस वस्तु को देख कर उसी के बारे में सोचना। कोई वस्तु है तो उस वस्तु के बारे में सोचना। ठीक है, इसके बारे में सोचना। उसी वस्तु, जो वस्तु दिख रही है, हम उसी वस्तु के बारे में सोचते हैं। जैसे कि हमें कोई हमें हमने किसी हाथी को देखा, मान लो किसी को देखा हमने, हाथी को। इसमें क्या, हमने किसको देखा? मान लो हाथी को देखा। अब हाथी को देख के हम गणेश जी को देख के हाथी की कल्पना कर रहे हैं। किसको देख के वापस? गणेश जी को। गणेश जी को देख के किसकी कल्पना कर रहे हैं? हाथी की। मतलब हाथी के बारे में, जो हाथी को देखा हमने, तो हाथी को देख के हम गणेश जी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देखो उसको मिलता जुलता है, वो हाथी की सूंड और गणेश जी की सूंड सेम मिलती जुलती है ना। तो बाल्य अवस्था का बच्चा जो प्रत्यक्ष रूप से चिंतन कर सकता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ही सोच सकता है वो। ठीक है ना, तो इसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से ही सोचता है, प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करता है। और ये किस प्रकार का चिंतन है? बाल्यावस्था में पाया जाता है, प्रत्यक्ष चिंतन है, मूर्त चिंतन है। अगला अपने पास आता है अमूर्त चिंतन। ये विशेष रूप से तो किशोर अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था का चिंतन होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो किसी वस्तु होती है, कोई वस्तु होते हैं, उसके छुपे हुए भाग के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे छुपी हुई वस्तु के अध्ययन के उसके अध्ययन कैसे होगा? जैसे कि हमने कोई प्लस का चिन्ह देखा, क्या देखा? प्लस का चिन्ह। हमने क्या देखा? प्लस का चिन्ह। अब इस प्लस के चिन्ह में हम क्या देख रहे हैं? मेडिकल सुविधाएं उसके बारे में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मेडिकल सेवाओं के बारे में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मेडिकल सेवाओं के बारे में देख रहे हैं। हम नहीं देखते कि किसी वाहन के पीछे में प्लस का चिन्ह लगा होता है, तो उस प्लस के चिन्ह को देख कर हम क्या सोचने लगते हैं? अरे यार, ये तो उसका क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में काम करता होगा, या तो फिर डॉक्टर होगा, कुछ होगा, सर्जन होगा। तो लगा रहता है ना प्लस का चिन्ह, उसके बारे में। कहीं रोड पे लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, तो वहाँ से पता लगा रहता है कि यहाँ पास में हॉस्पिटल है, कुछ है। तो इसके बारे में, इस चिन्ह को देख करके हमने क्या, इस चिन्ह को देख करके हमने इसके बाह्य स्वरूप, आंतरिक स्वरूप, दोनों स्वरूप का पता लगा लिया हमने। ठीक है, तो ये किस प्रकार का चिंतन हुआ? अमूर्त चिंतन हुआ। कौन सा चिंतन हुआ? अमूर्त। और ये किस अवस्था में पाया जाता है? सर्वाधिक किशोर अवस्था में। ठीक है, अगला है अपना काल्पनिक चिंतन। कौन सा? काल्पनिक चिंतन। अब काल्पनिक चिंतन क्या होता है? काल्पनिक चिंतन होता है कि जो पूर्व अनुभव होते हैं हमारे, क्या? पूर्व अनुभव। कौन से अनुभव? पूर्व अनुभव। जो पूर्व अनुभव होते हैं, उन पूर्व अनुभवों के आधार पर हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? भविष्य के बारे में सोचते हैं। जो पूर्व अनुभव है, उनके आधार पर हम किसके बारे में सोचते हैं? भविष्य के बारे में। जैसे कि एक बच्चा है और उस बच्चे के पिताजी पिछली बार बाजार गए थे। कहाँ गए थे? बाजार गए थे, और बाजार से उसके लिए कुछ खिलौना लेके आए थे, एक अच्छा सा नया वाला खिलौना लेके आए थे। क्या लेके आए थे?
खिलौना। अब इस बार भी जब उसके पिताजी बाजार जाएंगे तो बच्चा यही सोच रहा है वापस कि पिताजी पिछली बार जो बाजार गए थे पिताजी, तो मेरे लिए खिलौना लेके आए थे। तो वो बच्चा क्या सोचता है कि इस बार पिताजी वापस बाजार गए हैं तो मेरे लिए वापस खिलौना लेके आएंगे। तो क्या कर रहा है वो, काल्पनिक चिंतन कर रहा है। पूरा जो अनुभव हुआ है उसका पूरा अनुभव कौन सा था, पिछली बार उसके पिताजी के लेके आए थे उसके लिए खिलौना। तो इस बार भी ऐसा ही सोच रहा है। तो ये क्या हुआ, ये काल्पनिक चिंतन हुआ एक प्रकार से। क्या हुआ, काल्पनिक चिंतन। अगला है अपना तार्किक चिंतन। तो ये चिंतन वो इस प्रकार का चिंतन सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है। कौन सा चिंतन है, श्रेष्ठ चिंतन है, सर्वश्रेष्ठ चिंतन इसे माना जाता है। श्रेष्ठ प्रकार का चिंतन होता है ये। और जो जॉन डीवी हैं अपने मनोवैज्ञानिक, कौन से, जॉन डीवी। जॉन डीवी का नाम तो सुना होगा आपने सभी ने, नहीं सुना, सुना होगा आप सभी ने जॉन डीवी का नाम। जो जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी ने इसे किसकी संज्ञा दी है, विचारशील चिंतन, विचारात्मक चिंतन। कौन सा, विचारात्मक चिंतन। किसकी संज्ञा दी है, विचारात्मक चिंतन कहा था इस जॉन डीवी ने इसको। ठीक है ना। और तार्किक चिंतन की परिभाषा के रूप में देखें हम, तो जो चिंतन होता है वो निष्कर्ष रूप में बदल जाता है या परिणाम के रूप में बदल जाता है। ठीक है, या तो निष्कर्ष के रूप में बदल जाता है, किसके रूप में, या तो निष्कर्ष, निष्कर्ष या फिर परिणाम। निष्कर्ष के रूप में बदल जाता है या फिर परिणाम के रूप में बदल जाता है। तो वो कौन सा चिंतन कहलाता है, तार्किक चिंतन। ठीक है, तार्किक चिंतन। इस प्रकार का चिंतन कौन सा होगा, तार्किक चिंतन होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ह्यूज। कौन, ह्यूज। क्या नाम है उनका, ह्यूज। ह्यूज ने चिंतन के 4 प्रकार बताए, 4 सोपान बताए चिंतन के। ठीक है, चिंतन के कितने सोपान बताए, चिंतन के 4 सोपान। तो कौन कौन से हैं 4 सोपान, और किसने बताई ये, किसने बताई, ह्यूज ने, किसने, ह्यूज, ह्यूज ने बताए। आधा है ह्यूज, आधा ह्यूज है ना, ह्यूज पूरा ह्यूज है, ह्यूज ने बताए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर का कौन सा बताए, समस्या का आना। क्या, समस्या का आना। दूसरे नंबर का कौन सा बताया इन्होंने, लक्ष्यों का जो तथ्य है, तथ्यों का, तथ्यों का संग्रहण। ठीक है, अगले नंबर पे बताया उन्होंने निष्कर्ष निकालना। क्या बताया, निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालना। और नंबर 4 पे बताया उन्हें परीक्षण करना। क्या बताया, परीक्षण करना। ठीक है, तो पहले नंबर का क्या बताएं, समस्या का आना, तथ्यों का संग्रहण करना, निष्कर्ष निकालना और परीक्षण करना। तो चिंतन का प्रारंभ कैसे होगा, तो प्रारंभ ऐसे होगा कि कोई समस्या है, तो यहीं से चिंतन कहाँ से स्टार्ट होगा, समस्या से होगा ना स्टार्ट होना, यहीं से स्टार्ट होगा चिंतन। तो कोई समस्या आई तो चिंतन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, समस्या से। तो समस्या का आना, तो समस्या आई, आते ही समस्या आते ही हमने क्या किया, तथ्यों का संग्रहण करने लगे हम कि समस्या कैसे आई। तो उन तथ्यों का संग्रहण करने के बाद हमने क्या किया, निष्कर्ष निकाला है। क्या करते हैं फिर, निष्कर्ष निकालते हैं। जो तथ्य हैं दिए गए तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तथ्यों के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकाल के उन निष्कर्षों के आधार पर हमने क्या किया, परिणाम, परिणाम निकाला। मतलब हमने समस्या का समाधान कर लिया। क्या कर लिया, समस्या का, समस्या का क्या कर लिया, समाधान। ठीक है, ये हो गए हमारे चिंतन के 4 सोपान। किसने बताए थे, ह्यूज ने। ठीक है ना। और इसमें अंतिम आखिरी, हमारा अंतिम आखिरी बिंदु है इसमें, चिंतन का विकास। क्या, चिंतन का विकास। ठीक है, तो चिंतन का विकास कैसे किया जाए, तो पहले नंबर पर लिखते हैं अपन इसमें, भाषा ज्ञान पर बल देना। क्या, भाषा ज्ञान पर बल देना। हमें पता है क्योंकि क्योंकि भाषा चिंतन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। क्या होती हैं, भाषा चिंतन में सहायक होती हैं, इसलिए हमें भाषा ज्ञान पर बल देना बहुत ही आवश्यक है। और इसी तथ्य पर हम ये भी याद रखें कि जिसमें भाषा की योग्यता है, जिसमें जितनी अधिक होगी उसमें चिंतन करने की या तर्क करने की योग्यता भी इतनी अधिक होगी। और जिसमें जितनी तर्क करने की योग्यता होगी उसका मानसिक विकास भी उतना ही अधिक अच्छा होता है। ठीक है, अगला है अपना इसमें जिज्ञासा पर बल देना या जिज्ञासा को जागृत करना।
ठीक है, क्या करना, जिज्ञासा को जागृत करना या जिज्ञासा पर बल देना। अगला है अपना 3 नंबर पर उत्तरदायी पूर्ण कार्य सौंपना। क्या, उत्तरदायी पूर्ण कार्य सौंपना। ठीक है, उत्तरदायी पूर्ण कार्य सौंपना मतलब बच्चों को क्या है, उनको ऐसे कार्य सौंपें कि जिनको मोटिवेशन मिले इससे। बच्चों को इस प्रकार के कार्य सौंपना चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा तो रिस्क होना चाहिए, जिससे वो अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर ही हल कर सके उनका। अगला इसमें अपना नंबर 4 पे स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना। कौन सा, स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराएंगे बच्चे को तो बच्चा क्या है, स्वतंत्र रूप से सोचेगा, स्वतंत्र रूप से विचार करेगा, स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, अगला है अपना विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसके लिए मौका दिया जाना चाहिए बच्चों को। क्या करना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति का मौका दिया जाना चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति का क्या दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाए, मौका दिया जाना चाहिए ना। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए क्या देना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, अगला है इसको बच्चों को जैसे अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड और मानसिक, इसको मानसिक विप्लन विधि भी बोल सकते हैं। क्या, मानसिक विप्लन, मानसिक विप्लवन है ना, मानसिक विप्लवन विधि। इन विधियों को क्या करते हैं, बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे की चिंतन करने की क्षमता या चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो चिंतन से संबंधित जितने भी तथ्य थे मैंने आपके सामने रखे हैं, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसमें एक और ध्यान रखना आप, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं एडवर्ड डी बोनो। कौन, एडवर्ड डी बोनो, क्या नाम है, एडवर्ड डी बोनो। इन्होंने चिंतन की जो 6 टॉप विधि, चिंतन की 6 चिंतन टॉप विधि, कौन सी, 6 चिंतन टॉप विधि का निर्माण किया है। ठीक है, कौन सी विधि, 6 चिंतन की 6 टॉप विधि का निर्माण किया है, किसने, एडवर्ड डी बोनो ने। ठीक है, इन्होंने 6 प्रकार बताए चिंतन के। तो इन्होंने वो, अब आप वैसे नाम नाम बता देता हूँ मैं आपको। वैसे आप पूछा तो नहीं गया अभी तक, आज दिन तक क्वेश्चन है इसके बारे में, लेकिन शायद पूछ ले तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले नंबर का है अपना, इसमें पहले नंबर का है सफ़ेद टॉप। कौन सा, सफ़ेद टॉप। दूसरे नंबर पर है अपना लाल टॉप, लाल टॉप। नंबर 3 पर आता है अपना काला टॉप। नंबर 4 पर है अपना पीला टॉप। नंबर 5 पर आता है हरा टॉप। और नंबर 6 पर है अपना नीला टॉप। ठीक है, नीला टॉप। इसमें तो है सूचनाओं के माध्यम से रिक्तियों की पूर्ति करना। सफ़ेद टॉप में क्या आएगा, सूचनाओं के माध्यम से रिक्तियों की पूर्ति करना। अपना जो लाल टॉप है इसमें आएगा भावनाओं व संवेगात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। क्या होता है, भावनात्मक और संवेगात्मक अभिव्यक्ति से संबंध, इसका किसका संबंध है, लाल टॉप का। अपना अगला काला टॉप, जो काला टॉप है वो निर्णय व तर्क को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, निर्णय व तर्क को दर्शाता है। जो अपना पीला टॉप है उसमें आएगा कि किसी कार्य को मैं क्यों कर रहा हूँ और मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है। तो किसको दर्शाएगा, ये पीला टॉप किसको दर्शाएगा, किसी कार्य को मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मेरे लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, अगला है अपना हरा टॉप। कौन सा, हरा टॉप। हरा टॉप में क्या है कि सृजनात्मकता से संबंधित होता है, क्या, क्रिएटिविटी से संबंध होता है इसका। और अगला अपना है कौन सा, नीला टॉप। इसका संबंध क्या होता है, प्रक्रिया या प्रविधि से। ये क्या, जैसे मतलब स्वयं चिंतन करें और उसकी प्रक्रिया के बारे में सोचें। क्या, स्वयं एक ऐसा चिंतन करो और उसकी जो प्रक्रियाएं प्रविधि हैं उसके बारे में सोचना क्या होता है, नीले टॉप के अंतर्गत आता है। अब इसी प्रकार मैंने इसमें सारी चीज़ें समाहित कर दी गई चिंतन के बारे में, जो जो मैंने आपको बताया मैं एक बार और फिर से आपको बताता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है इसमें। सर्वप्रथम मैंने आपको ये जो चिंतन है, चिंतन की मैंने अर्थ बताया आपको, रोज़ की परिभाषा बताई मैंने आपको, रोज़ की परिभाषा के बाद मैंने कोगन हेमन की परिभाषा बताई। उसके बाद में मैंने आपको चिंतन के 2 सिद्धांत बताए, केंद्रीय सिद्धांत, परिधीय सिद्धांत।
उसके बाद मैंने चिंतन की आपको विशेषता बताई, उसके बाद में मैंने आपको चिंतन के 4 तत्व बताए, जिसमें मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णय और समस्या समाधान के बारे में बताया। अगला है चिंतन के जो मैंने प्रकार बताए आपको, जैकवार्ड और रुक के अनुसार मैंने चिंतन के आपको प्रकार बताए। ठीक है, 2 प्रकार बताए मैंने जैकवार्ड और रुक के अनुसार। कौन-कौन से बताए थे मैंने? स्वलित चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। कब बताया था उन्होंने? 1977 में दिया था। अच्छा, स्वलित चिंतन के मैंने स्वलित चिंतन आपको बताया मैंने, जो कल्पना, कोरी कल्पना पे आधारित होता है। यथार्थवादी चिंतन के बारे में 3 प्रकार बताए उसके, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको चिंतन का जो सामान्य प्रकार होते हैं, सामान्य 4 प्रकार बताए मैंने आपको। ठीक है, तो सामान्य 4 प्रकार कौन-कौन से थे मैंने आपको बताए थे। प्रत्यक्ष चिंतन या मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन या अप्रत्यक्ष चिंतन, काल्पनिक चिंतन, तार्किक चिंतन, ये 4 प्रकार मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने ह्यूज, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, ह्यूज के बारे में ये बताया मैंने आपको। ह्यूज ने 4 सोपान बताए चिंतन के। चिंतन के 4 सोपान कौन-कौन से बताए? समस्या का आना, तथ्यों का संग्रहण करना, निष्कर्ष निकालना और परीक्षण करना। ये समस्या के ये चिंतन के 4 सोपान बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चिंतन का विकास, चिंतन के विकास किस प्रकार किया जा सकता है? भाषा ज्ञान पर बल देना, जिज्ञासा पर बल देना। उसके बाद में उत्तरदायी बच्चों को क्या करना? उत्तरदायीपूर्ण कार्य सौंपना। फिर स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना बच्चों को, और विचारों की अभिव्यक्ति का मौका देना बच्चों को, और ब्रेन स्ट्रोमिंग और मानसिक विप्लव जैसी विधियों का प्रयोग करना। लास्ट में मैंने आपको बताया कि एडवर्ड डी बोनो हुए हैं, जिसने चिंतन की 6 टॉप विधि का प्रतिपादन किया है। ये चिंतन से संबंधित है। इसमें मैंने आपको बताया सफ़ेद, लाल, काला, पीला, हरा, नीला, ये 6 टॉप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।